दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा कि आखिरकार संजय राउत निकले अमित शाह से बड़े चाणक्य। कैसे निकले यह भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी तक भी जो 18-19 की रात से हिंदुओं पर हमले शुरू हुए थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश की सरकार इस हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार मान रही है। बांग्लादेश की सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं। उधर भारत में एक समुदाय ऐसा है जिसमें नाराजगी बढ़ रही है और वो चाहता है कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे बांग्लादेश के अंदर, ताकि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों को रोका जा सके। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर ये बात कह रहा हूं, यह समय बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप करने का नहीं है। हमें अंतर्राष्ट्रीय हालातों को समझना होगा। दरअसल भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक शय और मात का खेल चल रहा है। आप पिछले काफी समय से लगातार देख रहे होंगे कि जिस अफगानिस्तान में तालिबान की जब सत्ता में वापसी हुई तब पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ संयोग ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियां इस तरीके से बदली कि फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनातनी है। पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर चुका है। उधर पाकिस्तान का आरोप है कि वो इसलिए ये स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की धरती से टीटीपी के लोग पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। उधर सबसे बड़ा आरोप पाकिस्तान और अमेरिका का यह है, यह उनकी आशंका है कि अफगानिस्तान की धरती से जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं वो भारत की शह पर हो रहे हैं। स्वाभाविक है, अमेरिका और पाकिस्तान भारत को भी परेशान करना चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश से परेशान, पाकिस्तान अफगानिस्तान से फिलहाल परेशान है, अमेरिका और पाकिस्तान को लगता है कि यदि भारत और बांग्लादेश में तनातनी हो जाए तो इससे भारत अफगानिस्तान को शह देना बंद कर देगा और पाकिस्तान को राहत की सांस मिलेगी। अब इसके लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने यह रास्ता चुना है कि उसे मालूम है कि बांग्लादेश में यदि हिंदू समुदाय के ऊपर हमला होगा तो भारत में भावनाएं उमड़ेंगी और भारत सरकार पर दबाव पड़ेगा कि वो बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई करे। यही पाकिस्तान चाहता है, यही अमेरिका चाहता है कि भारत सैन्य हस्तक्षेप करे बांग्लादेश में और उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान अपनी अगली चालों को चले। क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश भारत पर आक्रमण करे ऐसा हो पाना मुश्किल है। बांग्लादेश के लिए ऐसा करना असंभव है और इसीलिए गेम ये खेला जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी मुस्लिमों से बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले करवाए जाएं। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा कि भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इस शह और मात के खेल में बांग्लादेश के हिंदू जबरन पिस रहे हैं। उनको अमेरिका और पाकिस्तान अनावश्यक रूप से मोहरा बना रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको सिर्फ इसलिए मोहरा बनाया जा रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके, भारत के अंदर एक विद्रोह, भारत सरकार के ऊपर एक दबाव क्रिएट कराया जा सके और भारत पाकिस्तान से किसी तरीके की सैन्य कार्रवाई में उलझ जाए।
यही बांग्लादेश, यही उनका उद्देश्य है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी हमें भारत सरकार पर ऐसा कोई दबाव बनाने से बचना होगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत सरकार मूक दर्शक बनी रहे। भारत सरकार को गैर सैन्य रास्तों से बांग्लादेश पर दबाव बनाना होगा ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा हो सके। फिलहाल जानकारी यही है कि भारत सरकार गैर सैन्य रास्तों से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि वो दबाव, वो प्रयास कितने कारगर हैं, इसके आगे प्रश्न चिन्ह है। और वो इसलिए है कि अभी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक नहीं रहे। उधर भारत के अंदर भी स्थिति विचित्र है। भारत में जहां भाजपा से संबंधित संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, और चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, वो बांग्लादेश के उच्चायोग का घेराव कर रहा है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कलकत्ता की सड़कों पर बंगाली हिंदू सड़कों पर उतर रहे हैं और बंगाल सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर कोई भी विपक्षी दल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की निंदा करने के लिए तैयार नहीं है। उसको डर लग रहा है कि यदि उसने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आज एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देखकर सच में बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह वीडियो जिस व्यक्ति का था वो व्यक्ति कभी भाजपा में हुआ करता था। उसने अपने निवास स्थान का नाम भी रामायण रखा हुआ है, जिसके बेटे के नाम भी लव और कुश है, और जो कभी भाजपा के हिंदुत्व के लहर पर सवार होकर बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा करता था, शत्रुघ्न सिन्हा। फिलहाल वो टीएमसी से सांसद है, बंगाल से सांसद है। शत्रुघ्न सिन्हा से जब पत्रकारों ने बातचीत करी और उनसे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्मों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से पेड़ पर लटका कर जिंदा जला दिया गया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया मांगी, जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करी, शायद वो किसी भी शर्मदार आदमी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरने लायक है। वो इतना डर डर के अपने शब्दों को बोल रहे थे। उनका कहने का मतलब ऐसा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, ये अभी संदेह के दायरे में है। उनका कहना था विदेश का मामला है और घटना सच है या झूठ है, यह अभी पता नहीं है। मतलब एक टीएमसी का सांसद है वो व्यक्ति, पिछले 50 साल से राजनीति में सक्रिय है। भारत के बच्चे बच्चे को यह बात पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। भारत के बच्चे बच्चे को यह बात पता है कि दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, पेड़ पर लटकाकर उसको जिंदा ला दिया गया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को अभी भी संदेह है इस बात में कि दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। शत्रुघ्न सिन्हा को संदेह है इस बात पर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, और इसलिए उसने एक बार भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म के पर एक शब्द भी निंदा का नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हुए इस तरीके से डर रहा था कि यदि उसने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्म या दीपू चंद्र दास की हत्या की निंदा कर दी तो कहीं उसकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को उसका मुस्लिम दामाद कहीं तत्काल तलाक 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 न दे दे।
ऐसा लग रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा इतना डरा हुआ है कि यदि वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे तो कहीं ममता बनर्जी पार्टी से निष्कासित ना कर दे। ऐसा लग रहा था जब वो प्रतिक्रिया दे रहा था कि वो इतना डरा हुआ है ये कहीं ढाका से मुसलमानों की भीड़ ना आ जाए और वो शत्रुघ्न सिन्हा के निवास पर हमला न कर दे। ये भारत के विपक्षी दलों का हाल है। फिलहाल दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों को लेकर भी देश में एक भ्रम का वातावरण फैल रहा, और वो लोग जिन्होंने अरावली के पहाड़ियों का खनन किया है, जिन्होंने अरावली के पहाड़ियों से धन का पहाड़ इकट्ठा खड़ा करा है, आज वो अरावली की पहाड़ियों के शुभ चिंतक हो रहे हैं। जिन्होंने अरावली के पहाड़ियों पर पूरा गुड़गांव बसा दिया, जिन्होंने अरावली की पहाड़ियों को काटकर पूरा शहर बसा दिया, जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने उद्योगपतियों को अरावली की पहाड़ियों का खनन करने की खुली छूट दी और अरावली की पहाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचाया, वो कांग्रेस पार्टी और उस कांग्रेस पार्टी के लोग आज अरावली की पहाड़ियों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और जो लोग इस अरावली की पहाड़ियों के खनन से बनी आसमान छूती गान चुंबी इमारतों में बैठे हुए हैं, आज वो भी ये बात कर रहे हैं कि भाजपा के राज में अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये सब कुछ एक भ्रम है, लेकिन मैं बात करूंगा कि आखिर कैसे संजय राउत ने अमित शाह को मात दे दी। क्यों आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बड़ा चाणक्य शायद अमित शाह नहीं है, बड़े चाणक्य तो संजय राउत ही हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। दोस्तों, संजय राउत और अमित शाह दोनों हालांकि अलग अलग पार्टियों में। यदि मैं महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र करूं, पिछले लंबे समय से भाजपा में और उद्धव ठाकरे में अदावत है। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया, भाजपा से मिलकर चुनाव लड़े, ये वादा करा कि जब नई सरकार का गठन होगा मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, लेकिन चुनाव जीतते ही भाजपा के साथ धोखा कर दिया, गठबंधन तोड़ दिया और वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए। तब से यह अदावत बार बार दिखाई दे रही है और हमने कई बार ये विकट रूप देखा है। अमित शाह किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना चाहते थे। दूसरी ओर संजय राउत थे। संजय राउत शिवसेना के अंदर बैठे हुए, और यदि मैं ऊपरी आवरण को देखूं तो मुझे भी और आपको भी ये लगेगा कि संजय राउत शिवसेना के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और कागजों पे हैं वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो उद्धव ठाकरे के सबसे खास सिपहसालार हैं। लेकिन जब मैं संजय राउत के बयानों को देखता था, जब मैं संजय राउत के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखता था, जब मैं संजय राउत की हरकतों को देखता था, तो मैंने जितने भी इस विषय पर वीडियो बनाए होंगे हमेशा एक बात कही कि संजय राउत भले ही कागजों में उद्धव से पसालार हो, भले ही वो शिवसेना का प्रवक्ता हो, लेकिन संजय राउत ने किसी से तो सुपारी ले रखी है, और वो सुपारी ले रखी है उद्धव ठाकरे को समाप्त करने की। वो सुपारी ले रखी है शिवसेना को पाताल में पहुंचाने की, शिवसेना को जमीन के गड्ढे में गाड़ने की। और संजय राउत के बयानों के चलते ही जो उद्धव ठाकरे
अपने पिता वाला सम्मान पाने लगे थे, आज महाराष्ट्र में सम्मान पाने को तरस रहे। इसी संजय राउत के चलते हिंदुत्ववादियों के प्रति का जो सम्मान था उद्धव ठाकरे के प्रति, वो समाप्त हुआ। इसी संजय राउत के चलते भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा। इसी संजय राउत के चलते कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की जो सरकार बनी हुई थी वो टूटी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। इसी संजय राउत के चलते शिवसेना का विभाजन हो गया और शिवसेना का बहुमत शिंदे के साथ चला गया और शिंदे भाजपा के साथ चले गए। मतलब अमित शाह भी भाजपा को, शिवसेना को गड्ढे में गाड़ना चाहते थे और संजय राउत भी शिवसेना को मेरे हिसाब से गड्ढे में गाड़ना चाहते थे। फर्क इतना है, अमित शाह भाजपा में रहकर विरोधी बनकर उद्धव को समाप्त करना चाहते थे और संजय राउत उद्धव के घर में घुसकर, उद्धव का दोस्त बनकर, उद्धव का सलाहकार बनकर, शिवसेना का प्रवक्ता बनकर, पता नहीं इस जन्म का या किसी पुराने जन्म का बदला ले रहा था या कैसे सुपारी लिए बैठा था और वो शिवसेना को समाप्त करना चाहता था, उद्धव ठाकरे के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। फिलहाल मुझे लगता है अमित शाह तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। उन्होंने भाजपा की सरकार तो बनवा दी लेकिन उद्धव ठाकरे के वजूद को समाप्त नहीं कर पाए, विरोधी बनकर भी वजूद को समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन संजय राउत ने वो चालें चली, वो गेम खेले कि उद्धव ठाकरे ये समझते रहे कि संजय मेरा आदमी है और संजय गड्ढा खोदकर उद्धव ठाकरे को जमीन के अंदर दाबते रहे। और हालात ये हो गई कि अभी महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषदों को चुनाव हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 288 नगर पंचायतें थीं और नगर परिषद थी। कभी शिवसेना की तूती बोला करती थी इन नगर परिषदों और नगर पंचायत के चुनाव में। और ऐसा नहीं है कि ये तूती बाला साहब ठाकरे के समय में बोलती हो, ये तूती उद्धव के समय में भी बोलते थे। इधर उद्धव और राज ठाकरे अलग अलग हो गए थे। राज ठाकरे की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और वो आए दिन उनके कुछ गुंडे सड़क पे आते थे और गरीब हिंदी भाषियों पर की पिटाई कर देते थे। कभी किसी ठेले वाले को पीट दिया, कभी किसी रिक्शे वाले को पीट दिया, कभी सड़क पर चलते हुए किसी बुजुर्ग के ऊपर हाथ छोड़ दिया, तो कभी घर के दरवाजे पर खड़ी हुई किसी वृद्ध महिला के साथ बदतमीजी कर दी। ये काम कर रहे थे राज ठाकरे के गुंडे और इन कामों से वो अपने आप को महाराष्ट्र का माफिया समझने लगे थे। अब संजय राउत ने सोचा क्यों अकेले उद्धव ठाकरे को जमीन में डाला जाए, दोनों भाइयों को एक साथ जमीन में डाला जाए। और पहले उसने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की दोस्ती करा दी और राज ठाकरे को उकसाता रहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम जो ये रिक्शा वाले की पिटाई कर रहे हो, तुम जो एक गरीब ठेले वाले को लूट रहे हो, तुम जो इस वृद्ध आदमी को सड़क पर परेशान कर रहे हो और तुम जो दरवाजे पर खड़ी इस वृद्ध महिला को परेशान कर रहे हो, इससे महाराष्ट्र की जनता बहुत खुश है और महाराष्ट्र में तुम्हारे पास तुम्हारी झोली में वोट 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 ही होगा। और दोनों भाइयों को एक कर दिया। स्थिति यह हो गई कि चुनाव होना शुरू हो गया। और दोस्तों आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि संजय राउत अपने मकसद में कामयाब हो गया
और जो शिवसेना विभाजित होकर भी, जब राज ठाकरे अलग था, तब भी नगर पालिका और नगर परिषदों में अपनी तूती बुलवाने में कामयाब रहती थी। फिलहाल 288 सीटों में से 289 सीटों में से 279 सीटें हारने में सफल हो गई। यानी कि संजय राउत ने ये स्थिति पैदा कर दी कि 5% भी नहीं, मात्र 4%, 4 से 5% नगर पालिका नगर परिषदें पर शिवसेना जीत का परचम लहरा सकी। 288 सीटों में से 9 सीटों पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल करी है। और इस तरीके से संजय राउत ने बेड़ा गर्क कर दिया उद्धव ठाकरे का, संजय राउत ने बेड़ा गर्क कर दिया शिवसेना का, संजय राउत ने बेड़ा गर्क कर दिया राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। यदि कोई ये समझता है कि ये बेड़ा गर्क करा अमित शाह ने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कोई ऐसे काम नहीं करे थे कि जिससे उसका बेड़ा इतना गर्क हो जाए। हाँ, बस उसने एक गलत काम कर दिया था कि वो ये नहीं पहचान पाया कि जिस संजय राउत को मैं अपने कंधों पे बैठा रहा हूं, ये संजय राउत किसी से सुपारी लेकर आया है। अब वो सुपारी अमित शाह ने दी, या वो सुपारी कांग्रेस पार्टी ने दी, या वो सुपारी शरद पवार ने दी, ये इसके आगे अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन संजय राउत ने एक बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार शिवसेना की ओर से, ठाकरे बंधुओं की ओर से प्रेस में आकर ऐसे बयान दिए, पत्रकारों के सामने ऐसे बयान दिए कि जनता को ठाकरे परिवार से घृणा होनी शुरू हो गई। संजय राउत ने हर वो काम किया जिससे महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, जो कभी बाला साहब ठाकरे की वजह से हिंदुत्ववादियों का प्रिय परिवार हुआ करता था, वो ठाकरे परिवार हिंदुत्ववादियों के लिए घृणा का परिवार हो गया। निश्चित रूप से संजय राउत को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा, और मैं ये भी कहूंगा कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना और राज ठाकरे, यदि ये तीनों आज गड्ढे में हैं, तो इसका श्रेय मैं तो किसी भी कीमत पर अमित शाह को नहीं दूंगा, इसका श्रेय संजय राउत को है। दोस्तों, मैं आपको पूरे चुनाव परिणाम भी बता दूं कि 288 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए, और इसमें से यदि मैं 207 सीटें भाजपा के नेतृत्व में जो मोर्चा बना हुआ है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो एनसीपी पवार शरद वो अजीत पवार गुट और शिंदे का शिवसेना गुट और भाजपा के नेतृत्व का जो बना हुआ है, उसने 207 सीटें जीती। और इन 207 में से 117 सीटें अकेले भाजपा ने जीती, और इन 288 में से कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इन चारों ने मिलकर 44 सीटें जीती। इसमें से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, इसमें से 7 सीटें शरद पवार ने जीती, इसमें से 0 अंडा सीटें राज ठाकरे ने जीती, और 288 में से 9 सीटें इन 44
जो विपक्ष के हिस्से में आई हैं उसमें से भी 9 सीटें ये उद्धव ठाकरे ने जीती। और इस तरीके से मैं आज ये बात कह सकता हूं कि शिवसेना में रहकर ही, उद्धव ठाकरे का खास बनकर ही, शिवसेना का प्रवक्ता बनकर ही संजय राउत ने वो चालें चली कि जिसने उसे सुपारी दी उसकी सुपारी कामयाब कर दी। और यदि उसको अपने इसी जन्म का या किसी जन्म का बदला लेना था इस ठाकरे परिवार से, वो भी ले लिया। और इस तरीके से फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में तो जिस तरीके से शिवसेना का सूपड़ा साफ हुआ है, जिस तरीके से राज ठाकरे का सूपड़ा साफ हुआ है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आज घृणा का परिवार बना हुआ है उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में, तो फिलहाल मैं यही कहूँगा आज के चर्चा के विषय की चर्चा में कि संजय राउत मान गया तुमको, तुम अमित शाह से बड़े चाणक्य हो। तुमने विरोधी बनकर नहीं, तुमने दोस्त बनकर, तुमने सप्या सालार बनकर, तुमने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनके घर में घुसकर, इनके परिवार की पीठ में छुरा भोंककर इनकी गर्दनों को कलम कर दिया। हालांकि चाणक्य कभी ऐसा नहीं करते थे, चाणक्य सामने से वार करते थे, चाणक्य ने कभी किसी के पीठ पीछे वार नहीं करा। फिलहाल क्योंकि लोग ये फिलहाल चाणक्य को इस संदर्भ में हम ले रहे हैं कि दुश्मन को समाप्त करना है। अमित शाह तो शायद कुछ सिंपैथी रखते थे बाला साहब का पुत्र होने की वजह से उद्धव ठाकरे के प्रति, और इसीलिए मोदी और अमित शाह तमाम तरह के विरोध के बावजूद अभी तक अनेक बार उद्धव ठाकरे के प्रति नरमी बरतते हुए दिखते थे। लेकिन संजय राउत ने कोई नरमी नहीं बरती, ना अपने बयानों में, ना विपक्षी नेताओं की बैठक के बीच में अपने बयानों से, और ना जनता के बीच में अपनी हरकतों से। और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को समाप्त करके ये सिद्ध कर दिया अमित शाह। मैंने राज्यसभा में भी कहा था, क्योंकि संजय राउत ने वहाँ राज्यसभा में ये बात कही थी अमित शाह से कि आप जिस प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हो, मैं उस प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूँ। जब शिवसेना टूटी थी तब लोगों ने कहा कि अब अमित शाह ने संजय राउत से कहा कि नहीं तुम अध्यापक हो, मैं प्रधान अध्यापक हूं, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं नहीं, अमित शाह आप नहीं, संजय राउत ही चाणक्य है, जिसने, बस फर्क इतना है चाणक्य ने पीठ में वार नहीं किया, लेकिन संजय राउत ने पीठ पीछे वार करके शिवसेना और उद्धव ठाकरे के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। चर्चा के विषय में चर्चा आज यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।